करो भाई, जल्दी जल्दी स्टार्ट स्ट्रीमिंग। कहानी शुरू करते हैं। आवाज प्रॉपर है? आवाज प्रॉपर है ना? आवाज के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई? नहीं नहीं, आवाज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। चलिए वापस आते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहानी को आगे लेके चलना है। और हाँ, 7 वॉचिंग नाउ। धीमे धीमे करके लोग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वेरी गुड। वापस से फिर से चालू करते हैं इस सेशन को। तो मैं बात कर रहा था अपने से सेशन के ऊपर बात करते हैं और बैंकिंग की हिस्ट्री जानने के बारे में बात करते हैं। देखो, आजादी के पहले की कहानी से पढ़ना पड़ेगा और बीच में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं वो सारी चीजें अगर आप अपने कहानी के फॉर्मेट में अपने दिमाग में बैठा लोगे ना, तो जीवन में कभी दोबारा जीए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, जीए और जीएस ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको जितना भी पढ़ते जाओ, रटते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद नहीं रहेगा डेटा, डेटा भूल जाएगा। आज डेटा ये है, कल डेटा वो था, परसों डेटा ये था। पर आपको इंपॉर्टेंट चीजें अपने इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, कुछ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। तो एक कहानी देखो और स्टैटिक डेटा देख के अपने आप को आगे लेके चलो। कम समय यहाँ देना है बैंकिंग वालों के लिए, बड़े कम समय यहाँ पे देना है। क्यों? क्योंकि स्टैटिक डेटा धीमे धीमे कम हो रहा है। हार्डली 2 नंबर या 3 नंबर के लिए डेटा रहता है। बहुत रहेगा तो 10 नंबर के लिए रहेगा। पर आप इसके लिए 3 महीने इस पे पढ़ते जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 दिन पढ़ेंगे, 20 घंटे पढ़ेंगे, सब खत्म करेंगे। इवन XYZ जितना भी सिलेबस है, सिर्फ करंट पे ध्यान देंगे। आपके ऊपर तो करंट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो चलते हैं वापस की तरफ। तो देखो, अपने पास जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो एक पहली बार बैंकिंग नाम के जो टर्म, मतलब एक बैंक की जो फाउंडेशन हुई, वो केवल अभी इतनी देर से ध्यान रखो कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1760 शताब्दी में आया था। मतलब आपके पास देखो, ये कभी नहीं पूछा जाता किस डेट पे ये बना था, कैसे बना था, क्यों बना था। इससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें इससे लेना देना कि 17वीं सेंचुरी में एक बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम की चीज आई थी। हिंदुस्तान का ही था तो हिंदुस्तान में था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान कहा गया, कब कहा गया? 1760 शताब्दी में। अब मुद्दा ये बनता है कि 1760 शताब्दी में अपने पास बात करेंगे 17वीं सेंचुरी की। 17वीं सेंचुरी मतलब ऐसी सेंचुरी जिसमें अपने पास कोई भी आउटपुट नहीं निकल सकता है, जिसमें आपके पास कोई भी आउटपुट नहीं निकल सकता। इसका मतलब क्या होके रखा है, जरा सोचते हैं। तो कोई भी आउटपुट नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा सर? हम कहीं कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, जमाना नहीं था। किसका जमाना नहीं था भाई? फोन का जमाना नहीं था। और किसका जमाना नहीं था सर? कुछ ही लोगों के पास वेल्थ हुआ करते थे। राजा महाराजाओं का जमाना हुआ करता था, वेल्थ क्रिएटर ही कुछ लोग थे। तो वो जिनके पास खजाना हुआ करता तो अपने घर पे खुद ही बैठे, तो वो आगे के ऊपर क्यों बात करेंगे? सब मुद्दे की बात ये देखो कि ये चीजें फेल होना बड़ी जरूरी थी कि इनके पास कोई फर्क नहीं पड़ता खजाना कहाँ रखे। तो ये बैंक नाम की केवल एक चीज आई थी, बाकी यहाँ पे कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं था। हम आगे चलेंगे फिर देखेंगे बैंकिंग के फंक्शन क्या है और कैसे कैसे चीजें। अब मैं तुम्हें बात करता हूँ 17 शताब्दी के बाद हम 18वीं शताब्दी की बात करते हैं। और 18वीं शताब्दी में इतिहास के कुछ पन्नों के ऊपर बात करेंगे। इतिहास के वो पन्ने जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन। अब भाई एक नॉर्मल सी चीज है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन से पहले हम इतिहास के उस पन्नों की बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी होना, या दिल्ली सल्तनत के लिए आपके पास आना, यहाँ पे तुर्किश का आना, या और भी बहुत से लोगों के जिनके ऊपर हम बात करेंगे। इनका मेन मोटो क्या था? मेन मोटो था इनका, भारत में जो उस समय सबसे ज्यादा सोना माना जाता था, भारत के पास जो सबसे ज्यादा पैसा माना जाता था, उसको कहीं ना कहीं से लूट के ले जाना है, या भारत में ट्रेडिंग के नाम पे केवल उसको लूटना होता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई। अब देखो, ट्रेड करने के लिए हमेशा देखो, कोई भी चीज अगर कुदरत के खिलाफ बनेगी तो एक नॉर्मल सी चीज है, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकती। अभी मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूंगा कि कौन सी चीजें कुदरत के खिलाफ बनती है और कैसे बनती। तो ट्रेड करने के लिए देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शहर जो अपने पास निकल के आए वो कौन कौन से आए? ट्रेड करना है तो उस समय सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अगर यहाँ कहीं बीचों बीच में अगर आपने अपने आप से ट्रेडिंग के पॉइंट देखे तो ये भारत का ऊपरी हिस्सा, बगल में जाते वक्त आपका वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान अभी की डेट में जो कहा जाता है, पहले वो भारत के हिस्सों के ऊपर ही वर्कआउट करना पड़ता, जाते वक्त फिर से लूटने के डर। तो इससे अच्छा हम क्या करें? समुद्र का रास्ता लें। समुद्र का रास्ता लें और बड़ी आसानी से कोई भी चीजें ट्रेड कर सकते हैं, आसानी से वर्कआउट कर सकते हैं। तो समुद्र का रास्ता लेने के बाद हमारे पास जो दिक्कतें आएंगी वो क्या क्या आएंगी? केवल समुद्री लुटेरे, बाकी कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। केवल समुद्री लुटेरे, बाकी हमारे पास कोई दिक्कतें नहीं है। तो यही ईस्ट इंडिया ने भी किया, अपने 3 प्रेसिडेंसी इलाके बनाए। प्रेसिडेंसी इलाका पहला बनाया कौन सा? कोलकाता। फिर उसको क्या बनाया उसने? दूसरा प्रेसिडेंसी इलाका मुंबई।
और तीसरा प्रेसिडेंसी इलाका आपके पास वो बॉम्बे जो कहा गया, और तीसरा प्रेसिडेंसी इलाका आपके पास क्या बनाया गया, नीचे की तरफ मद्रास को बना दिया। तो दैट आर द 3 डिफरेंट स्टेजेस। जहां पे हम आगे की तरफ अब इसके पास बात कर रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने अपने 3 प्रेसिडेंसी इलाकों में 3 बैंकों की स्थापना की। उन बैंक को कहा गया प्रेसिडेंसी बैंक। अब स्थापना भी कैसे होगी, हमेशा ध्यान रखना, स्थापना होती है नॉर्थ से साउथ। हमेशा जो स्टार्ट होता है ना, स्थापना कैसे हो रही है, नॉर्थ से साउथ, मतलब ऊपर से चलते हुए नीचे। किसी भी चीज की स्थापना हम देखेंगे ना, तो अभी हम देखेंगे कि आपके पास नेचर क्या कह रहा है कि भारत में बैंकिंग स्थापना के ऊपर अगर बात करें या आगे चलने की बात करें तो कुछ ऐसा ही जोन बनेगा, नॉर्थ टू साउथ, मतलब ऊपर से नीचे। तो सबसे पहला जो प्रेसिडेंसी बैंक इन्होंने बनाया 18th सेंचुरी में, दैट वन इज प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कोलकाता। कौन सा बनाया भाई, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कोलकाता, ये 18th सेंचुरी का बैंक। फिर इन्होंने ऊपर से स्टार्ट किया और यहां से आने के बाद ये इस पॉइंट पे चले आए। मतलब सर ऊपर से स्टार्ट किया, फर्स्ट प्रेसिडेंसी में एक बैंक बनाया, दूसरे प्रेसिडेंसी में एक बैंक बनाया। बैंक बनाने का इनिशिएटिव क्या था वो तो हम आगे बात ही करेंगे इसके ऊपर। तो हमारी दूसरी जो प्रेसिडेंसी बैंक बन के आई वो कहाँ पे बन के आई, दैट वन इज प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे, जो कि अभी मुंबई जाना जाता है। पर अभी हमारे पास किस लिए जानना है कि उस समय उनकी 3 प्रेसिडेंसी, तीनों प्रेसिडेंसी में उन्होंने 3 बैंक बनाए। पहला बैंक कहाँ बनाया, कोलकाता, फिर कहाँ बनाया, बॉम्बे, और तीसरा इस पोर्शन को हम क्या कहते थे, मद्रास। तो उन्होंने 3 बैंकों की स्थापना कर ली। कौन कौन सी 3 बैंकों की स्थापना कर ली भाई, पहला 3 प्रेसिडेंसी बैंक कौन कौन सा हुआ, हमेशा हमने कहा नॉर्थ से साउथ जाना है, ऊपर से नीचे आना, और शोर को नहीं पकड़ोगे, मतलब ये जो समुद्री किनारा है इनको नहीं पकड़ोगे तो कहीं और स्थापना करोगे तो नहीं चलोगे। अभी बताऊंगा क्यों नहीं चलोगे। ये ध्यान रखना कि हमेशा किसी भी बैंक की जो स्थापना हुई है कहाँ कहाँ से हुई है, हेडक्वार्टर आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे और क्यों मिलेंगे, उसके पीछे का भी रीजन। तो पहले शोर की स्थापना आपकी कोलकाता मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक समुद्र का किनारा है, ट्रेड करना आसान रहा होगा, तो एक स्थापना यहाँ पे उन्होंने की। दूसरा अपना ट्रेडिंग सेंटर इन्होंने बॉम्बे बनाया तो ये किया, तीसरा मद्रास बनाया तो ये किया। तो इनके 3 प्रेसिडेंसी बैंक कहाँ कहाँ पे, पहला बना कोलकाता, दूसरा फिर वो उन्होंने बॉम्बे में किया, और फिर तीसरे के बारे में हम बात करते तो मद्रास में किया। ये तीनों बैंक बाद में मर्ज हो जाते हैं। मर्ज होने का कारण क्या होगा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तीनों मर्ज होंगे नेशनलाइजेशन के बाद, तीनों मर्ज होने के बाद, जब नेशनलाइजेशन तो बाद में आता है, तीनों मर्ज हो गए तो इनका नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बाद में इन्हीं को रीनेम्ड किया गया एसबीआई के नाम से। तो सर अभी भी ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जाने जाते हैं, नहीं, अभी ये प्रेसिडेंसी स्ट्रक्चर जो वहां पे बना है, बाद में जब हम एसबीआई के ऊपर बात करेंगे तो जरूर बात करेंगे कि एसबीआई में कैसे कन्वर्ट हुए, आपके पास इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में कैसे कन्वर्ट हुए। अभी हमारा मेन मोटो क्या है कि 3 प्रेसिडेंसी बैंक फॉर्म हुए और एक एक करके स्ट्रक्चर पे चल रहा है। अब मुद्दा ये था कि ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक फॉर्म हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे ऊपर राज चल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चल रहा है, हम आजादी के पहले की बात है। तो मन में वो गाना सुनो ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि नहीं, तो ऐसे ही कुछ सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में, और हम लोग भी ये स्टार्ट करना चाह रहे थे कि भाई कैसे भी करके किसी ना किसी तरीके से बात किया जाए और आगे की तरफ चला जाए कि हमारे पास भी कुछ पूंजी आए। घर पे तो पूंजी नहीं थी, जान लगाने के लिए बहुत थी, चलो फांसी पे भी चढ़ा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फांसी पे चढ़ा के क्या करेंगे, कट्टा बम बारूद अगर हाथ में नहीं है तो लड़ाई कैसे करेंगे। तो वो कहाँ से मिलती, वो पूंजी मिलने के लिए कुछ सहारा लेने के लिए बैंकों का सहारा लिया गया। तो भारतीयों ने भी अपनी बैंक खोलने के बारे में सोचा, और सबसे पहला बैंक जो उन्होंने बनाया भारतीयों ने, वो बनाया इलाहाबाद। कौन सा बैंक भाई, इलाहाबाद बैंक। ये भी हमारे गांव के ही नाम से, हमें जानते, हमारे गांव को जानते तो सब कुछ जानते। देखो पहला बैंक बनाया इलाहाबाद बैंक, और वो भी कहाँ पे बना होगा, मैंने कहा ना तुम्हें यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी ध्यान रखना, ये कोलकाता से है। तो अब अपने पास आप ध्यान दोगे तो इलाहाबाद बैंक की स्टेब्लिशमेंट जो है पहली ओल्डेस्ट इंडियन बैंक कही जाती है। लेकिन अभी इसके ऊपर थोड़ा सा मैं और बात करूंगा आपके साथ। पहला भारतीय बैंक बनाने के लिए सरफरोशी की तमन्ना जागी और हमने एक बैंक बनाया, जो कि पहला बैंक जो अभी स्टेब्लिश कर रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, इलाहाबाद बैंक, ठीक है। लेकिन ये इलाहाबाद बैंक भी आपके सामने कैसा बैंक था, ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक। मतलब अब सर ये प्योर भारतीयों वाला बैंक नहीं था, नहीं था भाई, ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक। क्यों कहा गया इसको ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक, इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि इसके जो बैंक, अभी आरबीआई की बात करेंगे, फिर पेड अप कैपिटल की बात करेंगे, फिर शेयर की बात करेंगे, किस तरीके से शेयर की इक्विटी होती है, प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं, सब की बात करेंगे तो आगे आपको जरूर समझ। तो इस बैंक को खोलने के लिए कुछ पूंजी की जरूरत होती है। एक नॉर्मल सी चीज आप ध्यान पे रखो, कंपनी खोलना है तो आपको कुछ सामान की जरूरत है, एक नॉर्मल सी चीज है। अब आपके पास मतलब नहीं समझ में आया सर, सामान की जरूरत है, कैसे सामान की जरूरत है।
फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो आपको एक कपड़े की दुकान खोलनी है तो आपके पास कपड़ा होना चाहिए, तो सेम बैंक खोलना है तो आपके पास क्या होनी चाहिए, एक पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। वो जो पूंजी जिसको हम कहते हैं मिनिमम पूंजी की आज हमारे पास ये जरूरत है, तो वो जो पूंजी लाई गई वो किससे लाई गई, ज्वाइंट स्टॉक। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में तो थी, लेकिन केवल हम ही वो पूंजी नहीं ला रहे थे, तो हमने क्या किया, हमने इसमें दो लोगों का सहारा लिया, किसका किसका, इंडियन और यूरोपियन। मतलब सर वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसी को यूरोपियन कहा जा रहा है, हाँ उसी को यूरोपियन कहा जा रहा है, कोई और कंपनी नहीं है। तो हमने कहा हमने दो लोगों का सहारा लिया, किसका सहारा लिया, इंडियन और यूरोपियन, दोनों ने मिला के वो पेड अप कैपिटल जो जरूरत थी उन्होंने उसको लगाया। तो दैट टाइप ऑफ बैंक, मतलब जो इलाहाबाद बैंक बना वो दो लोगों से अलग अलग बना, तो इसीलिए कहा जाता है आज भी इलाहाबाद बैंक इज द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया जो कि ज्वाइंट स्टॉक पे, टोटल बाय इंडियंस नहीं। अब देखो अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बड़ी जरूरी चीजें आपके साथ जीवन में चल रही है, और फिर हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि अब जरूरी चीजें क्या है। सरफरोशी की तमन्ना जागी रही है कि नहीं। सरफरोशी की तमन्ना के बाद क्या होगा कि अब इंडियन और अमेरिकी यूरोपियन छोड़ के पूरी तरीके से आपके सामने क्या है, इंडियन बैंक बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें पूरा फंड इंडियन बैंक बनाया जाए। तो फर्स्ट इंडियन बैंक जो आपके सामने बन के आया वो कहां बन के आया, ऊपर बन के आया, और उसका नाम दिया गया पंजाब नेशनल बैंक। भरोसे का प्रतीक, देखो इसके टैगलाइन भी याद हो गई, भरोसे का प्रतीक, पहला ही भारतीय बैंक था तो भरोसा तो दिखाना ही था, पंजाब नेशनल बैंक बन के आया, ठीक है कि नहीं। हेडक्वार्टर टैगलाइन सब अगले वाले में रट लेंगे अगले लेक्चर में। अभी हमारे पास क्या बैंक बन के आ गया भाई, पंजाब नेशनल बैंक बन के आ गया, आजादी के ही कारण अपने पास आ गया। सर बीच में कुछ और बना था, हाँ बिल्कुल बना था। देखते हैं इन दोनों के बीच में, इलाहाबाद बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के बीच में एक अवध कॉमर्शियल बैंक बना था जो कि फ्लॉप हो गया, ठीक है। तो अब हिस्ट्री के बारे में फिर से एक बार रिवाइज करते हो, फिर इसके आगे के दशक के बारे में बात करते हैं। 17वीं सेंचुरी, जल्दी जल्दी आप अपनी नोट्स भी बना सकते हो, इसके साथ बनाना चाहो तो पीडीएफ तो मुझसे लेके जाना, पीडीएफ मैं दे दूंगा आपके पास, इसकी कोई दिक्कत नहीं। 17वीं सेंचुरी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान आया। 17वीं सेंचुरी में सबसे ज्यादा क्या दिक्कत थी, कम्युनिकेशन एरर था, ट्रांसपोर्टेशन एरर था, बाकी भी चीजों के एरर चल रहे थे। तो काहे को यहाँ पे बैंक स्टेब्लिश करके कुछ फायदा मिलने वाला था। जो भी चलता था उस समय किंगडम रूल चलता था, और किंगडम रूल में बार्टर सिस्टम सबसे ज्यादा सॉरी बार्टर सिस्टम सबसे ज्यादा इफेक्टिव हुआ करते थे। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या हुआ, एक समय एक चीजों के बदले में दूसरी चीजें दे देना, दूसरे चीजों के आउटपुट के बाद। तो ये चीजें आउटपुट आपके पास भले चल रही, तो अब अपने पास आगे चलते कि वहां पे फेलियर के कुछ कारण हुए। 1707 की फेलियर के बाद हमने फिर अपने पास क्या कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, 18वीं सेंचुरी आ गई, और ये 18वीं सेंचुरी में आपने तीनों प्रेसिडेंसी बैंक बना दिए। इसके पीछे भारतीयों ने क्या किया, 18वीं सेंचुरी में अपना बैंक बनाना चालू किया। तो पहला बैंक कौन सा बनाया, इलाहाबाद बैंक, ठीक है। इलाहाबाद बैंक के बाद फिर क्या बना, पंजाब नेशनल बैंक, और ये टोटली ओन बाय इंडियन था, ये टोटली ओन बाय क्या था, इंडियन। अब फिर बैंक खुलते रहे, ये जितने तुम्हारे नेशनलाइज हुए बहुत ढेर सारे बैंक खुलते गए। क्यों बैंक खुलते गए, जहां जहां आजादी की आग लगी वहां वहां खुलते गए। तो आपको बाकी चीजें कोई काम की नहीं, जो नेशनलाइज हो गए बाद में मर्ज हो गए उनके हेडक्वार्टर कहाँ है, उनके ऊपर जरूरी है। तो देखो इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता। अब देखो मेजर सिटीज में तुम्हें बता देता हूँ, ये बॉम्बे या मुंबई, 5 लोगों के हेडक्वार्टर यहाँ मुंबई पूना में पाया जाएगा। ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा, उसका बड़ोदरा पाया जाएगा। फिर नीचे आपके मद्रास की 3 मेजर सिटीज जो है वहां पाया जाएगा। ये हमारी नेक्स्ट लाइन, अभी हम अपने हिस्ट्री की तरफ बात करते हैं। यहां तक की कहानी क्लियर है, तो जल्दी बताओ क्लियर, और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं कहानी के ऊपर आगे। जब इसके बाद बाकी लोग कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्लियर बोलो, क्लियर बोलो, कहानी के ऊपर जल्दी से आए। थोड़ा सा लेट स्ट्रीम है, जल्दी से रफ करें, फिर कहानी के ऊपर आगे चल दें, वो सबसे ज्यादा जरूरी है उस समय। आरबीआई को तो ले ही आना है आज। क्लियर, तीनों आपके प्रेसिडेंसी बैंक हो गए। प्रेसिडेंसी बैंक के बाद के ऊपर आगे की बात कर रहे हैं, जल्दी बताओ। क्लियर सर, नितिन सर क्लियर, प्रीति मैम क्लियर, गुड। अब क्या हुआ, देखो ये जो बैंक थे ना, ये जो है इसमें आधे से ज्यादा बैंक यूरोपियन को फंड कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं 1910 से 1930 के दौरान, 1910 से 1930 की कैटेगरी के दौरान की बात कर रहे हैं। क्या ये कह लो 1910 से 1940 के बारे में बात कर रहे हैं,
सबसे बड़ी वर्ल्ड क्राइसिस, जिस समय आपके पास वॉर चल रहे होते थे, वर्ल्ड वॉर नाम की चीजें चल रही होती थी। तो देखो किसी भी कंट्री में अगर वॉर होगा तो वॉर होने का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो क्या होता है कि ये उस समय के जो वॉर होते थे वो किस लिए होते थे, जिस लिए आज हो रहा है। वॉर होने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है क्या था कि हम उस कंट्री के रिसोर्सेस के मालिक बन जाएंगे। किसी भी कंट्री पे पहले वॉर करने का कोई और नतीजा नहीं होता था। हमारे ऊपर भारत में क्यों आए थे, अच्छे खासे हम भारत में जी रहे थे, हमारे ऊपर इतनी बड़ी दिल्ली सल्तनत ने राज किया। राज करने का मेन कारण क्या था कि भारत इतना अच्छा था इसलिए राज करना चाहते थे? नहीं, भारत के पास इतने रिसोर्सेस थे जो बाहर नहीं और जिनको यहां से लूट के ले जाना था। तो उस समय वॉर करने का सबसे बड़ा नतीजा क्या चल रहा था, रिसोर्सेस। जहां देखें कि ये अच्छा है इसको अपने कब्जे में ले लें, ये अच्छा है इसको अपने कब्जे में ले लें, यही काम पहले भी चल रहा था अपने सामने। तो ये जो रिसोर्सेस का फंडामेंटल आया ना, इसकी वजह से हर देश एक दूसरे देश की तरफ वर्कआउट कर रहा था। उसी समय हम अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका की तरफ वॉर के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किस बात का होता है भाई, फंड का होता है। वॉर के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या होता है, फंड का होता है। सर वॉर के समय फंड का रिक्वायरमेंट क्यों होता है, क्योंकि वहां की जनता जो है वो भूखी मर रही होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, अभी देखो हमारे पास क्या है, कोविड के एक वॉर से जी रहे, कोविड चल रहा है, उसके चलते हमारे पास आज भी इकोनॉमी में इतना ज्यादा इन्फ्लेशन आ गया। एक छोटे से वायरस जहां गोली बम बारूद की जरूरत नहीं पड़ी, केवल एक दवा बनाने की जरूरत पड़ी, वहां इतना ज्यादा इन्फ्लेशन है कि 75 रुपए का जो हम पेट्रोल लेते थे आप 100 रुपए में जी रहे हैं। कल के डेट में 150 भी हो सकता है, 125 भी हो सकता है। हम वर्कआउट आगे की तरफ भी कर सकते हैं। तो अपने पास एक जरूरत क्या है, फंड किस लिए चाहिए, फंड चाहिए हमें सबसे ज्यादा उस समय एमुनेशन के लिए। एमुनेशन का मतलब सीधे सीधे मान के चलो गन बम बारूद जो चाहिए उसके लिए हमें फंड चाहिए, ठीक। उसके अलावा किसके लिए चाहिए भाई फंड, हमें चाहिए, हमारी जो एग्जिस्टिंग जनता है वो डरी सहमी से है, मार्केट जो है वो पूरी तरीके से बैठ रही होती है। कहीं पे भी वॉर हो जाए तो उस समय की वहां की मार्केट क्या हो रही होती है, बैठ चुकी होती है। अब देखो भारतवर्ष के ऊपर एक तरीके से हम कोविड के साथ वॉर ही लड़ रहे थे। कोई नया प्लेयर इन्वेस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, जिसके पास जितना पैसा है वो उस पैसों में ही जीवित रहने की कोशिश कर रहा है और सोच रहा है ये पैसे कितनी जल्दी हम लिक्विड क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लें। मतलब अपने जो पैसे हैं उसको इधर न लगाने के बजाय गोल्ड खरीद लें, रिसोर्स खरीद लें, कल की डेट में कुछ हो तो इसको छुपा के रखे रहे, वैल्यूएशन कम या ज्यादा हो। तो ये जो मुद्दा था यहाँ पे सबको चाहिए था फंड। अमेरिका को मेनली क्या चाहिए था, फंड। सर फंड मिल रहा था, बिल्कुल मिल रहा था। कहां से मिल रहा था ये बात करनी अभी जरूरी है। तो इस अमेरिका को जब फंड चाहिए था तो इसने फंड के लिए कई जगह गुहार लगाई, और उसको फंड कहां से मिला, कैसे मिला, उसके पीछे जानने से पहले ये देखते हैं कि अमेरिका को लोगों ने फंड करना क्यों चाहा। फंड इसलिए करना चाहा कि वॉर के बाद जो भी कंट्री जीतती है उसी के ऊपर सबसे ज्यादा तरीके ये मानी जाती कि अब इसके पास रिसोर्स है और हम इसके अच्छे दोस्त हैं तो इसमें से ये कुछ हिस्सा हमको भी देगी। तो वॉर को कोई इंसान क्यों फंड करता है, मैक्सिमम लालच के लिए फंड करता है, ठीक है कि नहीं। कुछ लोगों के पास है कि सर इसको फंड क्यों किया जा रहा है, तो फंड इसलिए किया जा रहा है भाई क्योंकि वहां लालच जुड़ी है। हम आपको आज पैसे दे रहे हैं, किस लिए पैसे दे रहे हैं कि आप आगे जाके पढ़ो, तो पैसे दे रहे हैं आगे जाके पढ़ो, तो क्यों पढ़ने के लिए पैसे दे रहे हैं, क्योंकि लालच जुड़ी है। कल तुम स्टेबल हो जाओगे तो 2-4 रुपए हमें भी दोगे, हमारे पीछे भी। ये अलग बात है कल की डेट में आप हमें भूल जाओ, लेकिन मुद्दा है केवल लालच जुड़ी है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। तो ये जो पैसे इसको फंड हो रहे थे ना, ये फंड कहां से हो रहे थे, कुछ पैसे इसको यूरोप के थ्रू फंड हो रहे थे, यूरोपियंस के द्वारा, और कुछ पैसे इंडिया से डायरेक्टली फंड, कुछ पैसे इंडिया से क्या हो रहे थे, डायरेक्टली फंड हो रहे थे। तो गुरु जी ये इंडिया से फंड हो रहे थे, पर ये इंडिया से फंड जो पैसे हो रहे थे ये सारे के सारे कहां से हो रहे थे, बैंक से हो रहे थे। सर कौन सी बैंक से हो रहे थे, जिसके बैकएंड पे कौन बैठा था, यूरोपियन। जिसके बैकएंड पे कौन बैठा था, यूरोपियन। तो ये बैकएंड का मतलब क्या हो गया, बैकएंड का मतलब जिसके पास उस समय शेयर वैल्यू किसकी थे, किसके पास थे उसकी शेयर वैल्यू, उसकी शेयर वैल्यू यूरोपियंस के पास थी, है कि नहीं। वही सारे लोग क्या हो गए, बैकएंड पे बैठ गए। तो भैया ये जो बैकएंड पे बैठ गए तो इसमें पास मुद्दा क्या था कि जो भी ये बैंक डिसीजन लेती थी वो किसके कहने पे लेती थी, यूरोपियन के कहने पे।
जो भी डिसीजन लेती थी किसके कहने पे लेती थी? यूरोपियन के कहने पे। कि एक बार पैसा आता था, डिपॉजिट होता था और ये लोग क्या करते थे, कुछ पैसा रखते थे रिटर्न करने के लिए, बाकी पैसा सब कहाँ फंड कर रहे थे? अमेरिका को फंड कर रहे थे, कुछ डायरेक्टली ले जा रहे थे, कुछ यूरोप के थ्रू करा रहे थे। अब यहाँ एक क्राइसिस आती है। क्राइसिस का मतलब क्या हुआ सर? किस्मत साथ ना देना, जो आउटपुट सोच रहे हैं वो हमें ना मिलना, ठीक है ये नहीं। उसकी वजह से क्या होगा? अब सोचो अगर यहाँ क्राइसिस आ जाएगी तो इन्होंने जो इनको पैसा दिया है वो पैसा वहां पे मिलेगा क्या वापस? जो यहाँ पे पैसा दिया है वो पैसा वापस मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलने वाला। एक नॉर्मल सी चीज है, मैंने तुम्हें उधार इस बात को सोच के दिया कि कल की डेट में तुम्हारा सिलेक्शन होगा और तुम मुझे लौटाओगे, तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, तुम क्या लौटाओगे हमें? हमने तो तुम्हें फंड किया था, तुम बार बार कहोगे गुरुजी पैसा दे दिए, बड़ी अच्छी बात है, पर जीवन में क्या चल रहा है हमारे? कुछ नहीं चल रहा है, क्राइसिस चल रही है, तो आप उस पर पैसा नहीं लौटाने वाले। तो वही अमेरिका का हाल हुआ, उसको जिसने भी फंड किया उसने पैसा नहीं लौटाया। अब पैसा नहीं लौटाया तो क्या हुआ? इस भारतवर्ष में बैंक फेल होना चालू हो गई। अब तुम्हारे दिमाग में ये होगा कि 19 ही बैंक थी क्या सर, 14 ही बैंक थी क्या? अरे अभी बैंक का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो देखेंगे कितनी ढेर सारी बैंक थी और कितनी अभी भी बची। तो ये जो बैंक फेल होना चालू हो गई, क्यों होना चालू हो गई बैंक फेल? क्योंकि जो पैसा था डिमांड का, अभी हम आगे देखेंगे कि बेसल के नॉर्म्स में ये सब चीजें क्या है, एकदम आखिरी में जाके जो पैसा था बैंक में डिमांड का, डिमांड का मतलब लोगों का पैसा, पेड अप कैपिटल एक चीज हो गई, डिमांड एक चीज हो गई। अभी केवल इतनी चीजें जान लो, डिमांड का मतलब लोगों का पैसा, चाहे करंट में हो, सेविंग में हो, कहाँ हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो लोगों का जो पैसा था वो पैसा तो पहुंच गया यूरोप, और जब ये यहाँ से देने से मना कर दिए, लोग मानना चालू कर दिए, तब इनके पास लौटाने के लिए पैसे नहीं थे। तो ये सिस्टम देखने के बाद क्या हुआ? बैंक टोटली फेल हो गई। क्यों? क्योंकि पैसा लौट के आया, दिया नहीं गया। ये कहानी थी हमारे पास 1920 की दशक की, छोटी क्राइसिस की। तो इसके लिए एक पहली बार बड़ी ही छोटी सी रिपोर्ट बनाई गई 1926 में। एक कमीशन बैठाया, कमीशन मतलब एक आयोग बैठाया गया कि देखो तुम ये बैंक जो फेल हो रही है क्यों हो रही है, बैंक के पीछे का रीजन क्या? ये जो रीजन है ना, ये उसी रिपोर्ट का कारण है कि उस रिपोर्ट में ऐसी ऐसी चीजें दी गई थी। फिर दूसरी बात यहाँ पे इस रिपोर्ट में एक और इंपॉर्टेंट बात थी, वो ये थी कि डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। भारतवर्ष में ही अलग अलग कोनों पे अलग अलग सिक्के चल रहे थे, अलग अलग वैल्यू चल रही थी, और उन वैल्यू की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उतनी वैल्यूएशन नहीं मिल रही थी। तो अभी हम आगे उसको जब बात करेंगे तो हम आगे जरूर देखेंगे। अभी हमारे पास क्या हो रहा कि एक कमीशन ने एक रिपोर्ट बनाई, एक कमीशन गठन किया गया 1926 में, और उस कमीशन का नाम था हिल्टन यंग कमीशन। 1926 के दशक में एक कमीशन आया जिस कमीशन का नाम था हिल्टन यंग कमीशन, और उसने कहा कि देखो भारत में बैंकिंग की व्यवस्था अगर सही करना है तो इन सब के ऊपर एक मॉनेटरी अथॉरिटी बैठाओ। मॉनेटरी अथॉरिटी बैठाओ मतलब क्या बैठाओ? ऐसा कोई व्यक्ति बैठाओ, ऐसा कोई इनपुट बैठाओ, या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन ही बैठा दो, कुछ भी बैठा दो, जिसके थ्रू, जिसके रूल, जिसके गाइडलाइन से ये बैंकिंग इंडस्ट्री चलेगी। तो ये 1926 के रिपोर्ट में उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन ने दिया। कमीशन की रिपोर्ट आई, कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद 27 में केवल वो प्रेजेंट होती है, और असेंबली में जब वो प्रेजेंट होती है तो उसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब एक नॉर्मल सी चीज है, इज्जत से कुछ दिनों तक पूछ रहे थे देखो क्या क्या गलती हो रही है, ये बैंक बेचारी का हो रही है, फेल हो रही है, तो कहे कुछ तो करते हैं। अब जैसे हमारे पास भी क्या होती है, कुछ ना हो तो इंक्वायरी कमीशन बैठा दो। इंक्वायरी रिपोर्ट क्या आती, जैसे ही कमीशन बैठता है ना, वैसे ही हमारे देश की जनता जो है वो खुश हो जाती है। तो जनता क्यों खुश हो जाती है? जनता इसलिए खुश हो जाती है कि अब गुनाहगार पकड़ा जाएगा। पता लगा कमीशन ने ऐसी रिपोर्ट पेश की है कि गुनाहगार तो पकड़े जाएंगे पर उनको होगा कुछ नहीं। जैसे सर कैसे अपने पास 2G स्पेक्ट्रम मामला था, है कि नहीं, अलग अलग चीजें थी। हमारे लालू जी को कहा गया कि ये चारा खा गए, मतलब हमारे स्टेट के बगल के पड़ोसी स्टेट के मिनिस्टर थे, पर क्या कर सकते हैं, घोटाला तो घोटाला। अभी भाजपा 10 साल से, इसलिए कोई घोटाला नहीं दिख रहा। जिस दिन वापस कांग्रेस आएगी तो पता लगेगा यहाँ क्या घोटाला हुआ है, वो चेंज होके आए तो इधर पता चला। तो ऐसे ही केवल ये रिपोर्ट आई 26 में, हिल्टन यंग कमीशन ने डाला, 27 में फिर से इस रिपोर्ट को असेंबली में लाया गया और फेल कर दिया गया, मतलब रिजेक्ट कर दिया गया। कब? 27 में। सर रिजेक्ट क्यों किया गया? रिजेक्ट करने के पीछे रीजन क्या था? क्योंकि बैकएंड में सबसे ज्यादा बैंक के कौन बैठे थे? यूरोपियन, और इनको अभी भी किस पे विश्वास था?
अमेरिका पे विश्वास था, चलो आज डूबे तो डूबे, कल तो देगा, लगा तो चुकेंगे इतना पैसा। तो अभी ये चल ही रहे थे। 26 और 27 के दशक में रिपोर्ट रिजेक्ट होती है। 29 में सबसे बड़ी क्राइसिस अमेरिका को देखने को मिली। इस क्राइसिस के बाद अपने पास क्या होता है सर, वहां पे 90 बैंक जो फेल हो रही थी 1910 से 1930 के लगभग में, 1910 और 1920 के लगभग में, जो 26 तक मान सकते हैं, जो केवल 90 बैंक का डेटा था, यहाँ 29-30 में 200 बैंक से ज्यादा फेल हो गए। फेलियर का कारण था सारा पैसा यहाँ पे लग रहा है। तब आनंद फानंद में क्या हुआ कि देखो ऐसा है, वो जो लास्ट कमेटी की रिपोर्ट थी वो तो रिजेक्ट मार दी है, लास्ट कमीशन की रिपोर्ट, तो फिर एक नई कमेटी बनाई जाए। क्या बनाई जाए? नई कमेटी बनाई जाए। और उस कमेटी के बिहाफ पे देखो, एक नॉर्मल सी चीज है, अगर आपने एक बार कोई गलती कर दिया और उसके बारे में सुना नहीं, समझा नहीं, तो उस गलती की वजह से आप अगली बार उसी चीज को सुधार नहीं करते। आप क्या करते हो? उसका एक नया नाम। तो देखो यही काम हुआ यहाँ पे। 26 में हमें सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी की जरूरत थी, हमें अथॉरिटी मिली नहीं। हमारा 27 में वो जो बिल हुआ था वो पास हुआ, जो रिपोर्ट हुई थी उसको क्या कर दी गई? रिजेक्ट की गई। अब हम बात करते हैं 1934 की। 1934 के पहले 1933 में एक कमेटी बनाई जाती है, उसका नाम रखा जाता है बैंकिंग इन्वेस्टिगेशन सुपरविजन कमेटी, है कि नहीं? ये क्या नाम रखा गया? बैंकिंग सुपरविजन कमेटी है, बैंकिंग इन्वेस्टिगेशन सुपरविजन कमेटी। 1933 में, मैं अभी आपको नाम क्लियर करता हूँ क्या। तो ये कमेटी जब 1933 में आई ना, तो इसने फिर से वही पॉइंट रखे जो पहले वाले ने रखे थे। पहले वाले ने क्या पॉइंट लेके रखे थे, जरा उसके पीछे हम बात करते हैं कि पहले वाले ने क्या पॉइंट लेके रखे थे। पहले वाले ने, देखो मेरे ख्याल से डेटा बीच में थोड़ा सा मिसस्पेल्ट हुआ है क्या, उस चीजों की वजह से मैं फिर से बोलता हूँ। यहाँ से दिख रहा था। ऑडियो कंटिन्यू आ रहा है, केवल कैमरा में ऐसा हो गया था। चलो कोई नहीं भाई, बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, वो चलता रहेगा। अच्छी अच्छी चीजें ले आनी पड़ेगी खरीद के, मतलब डिजिटल सेटअप के लिए। पर वापस चलते हैं मुद्दे की तरफ। तो हमने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने 1933 में फिर से वही सेंट्रल मॉनेटरी कमेटी, सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी की बात किया। और 1933 में उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दे दी अपने पास, कमीशन के बाद कमेटी में, इसके चलते 1934 में भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में सबसे बड़ा रिफॉर्म आया। सर क्या आया रिफॉर्म 1933 के बाद? 1934 में रिफॉर्म ये आया कि अब यहाँ पे मंजूरी मिल चुकी थी आरबीआई एक्ट 1934 को। आरबीआई एक्ट 1934 का मतलब क्या हुआ सर? यहाँ पे अब आरबीआई का गठन होना था। यहाँ पे अब क्या होना था? आरबीआई का गठन होना था। क्यों सर गठन होना था? क्योंकि अब कुछ ना कुछ तो लेके आना था भाई। सबसे बड़ी चीज है कि अब यहाँ पे सेंट्रल बैंकिंग कमेटी चाहिए थी, तो एक नया अथॉरिटी ले आया गया जिसका नाम क्या रखा गया? आरबीआई। आरबीआई का उस समय का भी काम केवल यही दिया गया कि पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री तुम्हारे साथ चलेगी, आगे बस उसके मेजर फंक्शन देखेंगे, आगे की चीजें देखेंगे। पर अभी हमने क्या देखा कि आरबीआई की एक्ट आ गई है 1934। ठीक है सर, एक्ट का मतलब क्या होता है? पहले एक नॉर्मल सी चीजें चल रही कि एक्ट का मतलब क्या होता है, एक्ट क्यों लाया गया, रिपोर्ट लाएगी। पहले ऑर्गेनाइजेशन बनता है या पहले एक्ट बनता है? तो देखो किसी को कैसे क्या काम करना है ये डिसाइड कौन करेगा? अब जैसे हम और तुम बैठे हैं, हमने और तुमने क्या कहा, एक चीजें डिसाइड कर ली। क्या डिसाइड कर ली? मैं पढ़ाऊंगा तुम पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा और तुम पढ़ोगे। ये हमारे और तुम्हारे बीच के डेटा को जो है हमने आपस में डिसाइड कर लिया कि मुझे पढ़ाना और तुम्हें पढ़ना है। बट अगर अब सेकंड चीजों के ऊपर बात करें, आरबीआई को क्या क्या करना है? अगर ये केवल फोन पे बात कर दिया जाएगा, हेलो तुम्हें आज ये काम करना है, कल वो काम करना है, अच्छा एक काम करो 2 आदमी और रख लो, 3 आदमी और रख लो, हटा दो, तो बड़ा टेंशन हो जाएगा। तो इसके लिए एक्ट लाया जाता है कि देखो आपकी पूरी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एक्ट के इस पैराग्राफ के इस क्लॉज के अंतर्गत लिखी है। आपके सिस्टम में कितने लोग होने चाहिए, इस एक्ट के इस पैराग्राफ के इस इनपुट पे लिखिए। तो एक्ट का मतलब क्या हुआ कि आपको जो भी पावर दी जाएगी, आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो सारा कुछ डिफाइन होगा इस एक्ट पे। तो आपके पास आरबीआई के एक्ट 1934 का मतलब है
पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। क्या देखने और पढ़ने को मिलेगा, जरा इसके पीछे हम बात करते हैं। उसमें देखने और पढ़ने को मिलेगा जो हम अभी चीजें पढ़ने जाएंगे कि आरबीआई कौन सा रोल परफॉर्म करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी में उसको क्या क्या अथॉरिटी दी गई है, उसकी बॉडीज कैसे कैसे हैं, और फिर आगे का वर्कआउट। तभी हम केवल इसकी बात करते हैं कि आरबीआई एक्ट 1934 में आ चुका था और इसकी वजह से आरबीआई फिर स्थापित होगा। और स्थापित भी कहाँ होगा, हर एक पहली चीज शुरुआत कहाँ होगी, ये एक नॉर्मल सी चीजें हैं। शुरुआत करना है, अच्छी करना है तो कोलकाता देखो, और कहीं नहीं जाना। जीवन में अच्छा शुरुआत करना है तो हमेशा कोलकाता की तरफ से शुरुआत करोगे तो अच्छा होगा। देखो इसके बाद क्या होता है सर, फेलियर कैसे आप बता रहे, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक दिन बजट में खड़े हुए, ये बाकी कोस्टल एरिया को छोड़ के, एक दिन बजट में एक मंत्री साहब खड़े होते हैं और उन्होंने कहा भारतीय महिला बैंक की स्थापना कर दे। भारतीय महिला बैंक की स्थापना कर देते हैं, हेडक्वार्टर दिल्ली ले लेते हैं, 1000 करोड़ जेब से पेड अप कैपिटल भी डाल देते हैं, सरकार की तरफ से पेड अप कैपिटल डालते हैं। अब बाद में भारतीय महिला बैंक का क्या हुआ सभी जानते हो। अभी एसबीआई की सब्सिडरी है, बाकी चीजों के ऊपर वर्क कर रहा है कि एसबीआई इसको देखेगा। कुछ नहीं हुआ तो सरकार का एक बोझ दूसरा बोझ झेलेगा, ठीक है कि नहीं। तो वो जो कंसेप्ट होते हैं अपने दिमाग में कैसे बैठा के रखने के, बाद आरबीआई स्टैब्लिश हो रहा है। कब स्टैब्लिश हो रहा है, 34 में एक्ट आया तो स्टैब्लिश कब हुआ, 35 में। कहाँ स्टैब्लिश हुआ, इस समय इसको कलकत्ता नहीं कहा जाता था, कहाँ स्टैब्लिश हुआ, कोलकाता में, ठीक है कि नहीं। कब स्टैब्लिश हुआ, ये डेट इंपॉर्टेंट होती है इसलिए इसको लिख लेना चाहिए, 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। स्थापना होने का मतलब क्या हुआ, कुछ जगह पे उनका ऑफिस वगैरह, वहीं पे उनका ऑफिस वगैरह दे दिया गया, अब एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ जुड़ गई है, ठीक है। स्थापना हुआ कोलकाता में, लेकिन मैंने तुमसे हमेशा क्या कहा है, तरक्की के लिए तुम्हें कोलकाता छोड़ के कहाँ आना पड़ेगा, तरक्की ही बॉम्बे में। तो ये बेचारा 1 अप्रैल 1935 के बाद अब कहाँ पे आ गया, 1937 में ये शिफ्ट हो गया मुंबई, ठीक है। कहाँ शिफ्ट हो गया भाई, मुंबई शिफ्ट हो गया। तब हम आरबीआई की बात करते हैं। अगर आपसे आरबीआई के बारे में कोई पूछता तो आपको क्या बताना, आरबीआई के बारे में बड़ी सीधी से छोटी चीजें बतानी। आरबीआई वॉज स्टैब्लिश, आरबीआई का स्टैब्लिश हुआ था ऑन 1 अप्रैल 1935, ठीक है। आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था, ऑन 1 अप्रैल 1935, ये इसकी डेट हो गई। स्टैब्लिश कहाँ हुआ था, इनिशियली इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, इनिशियली हेडक्वार्टर कोलकाता में था, फिर कहाँ शिफ्ट हुआ, मुंबई में 1937। अब आरबीआई की स्थापना किस बिहाफ पे की गई, आरबीआई की स्थापना जो की गई वो आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत की गई। तो अब आरबीआई को अगर डिफाइन करना है तो आरबीआई को जो डिफाइन किया जाएगा वो किसमें किया जाएगा, 1934 के एक्ट से। तो हम आरबीआई के लिए क्या क्या डिफिनेशन लिख सकते हैं, अगर कोई आपसे पूछ ले टेल मी समथिंग अबाउट आरबीआई, तो आरबीआई अपने पास क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट डेट। पहला एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको इंटरव्यू में भी कभी आगे सवाल पूछा जाए कि अभी आपके पास फिर इंटरव्यू होगा जीए में, आप उसमें बड़े देर तक कंफ्यूज रहते हो, कंफ्यूज नहीं रहना, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देखते हैं। आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 इन अकॉर्डेंस विद द, किसके थ्रू, तो आपने यहाँ पे लिख दिया इन अकॉर्डेंस विद द आरबीआई एक्ट 1934। किसके अकॉर्डेंस पे, किसके बिहाफ पे, आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से। इनिशियली इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, कोलकाता, फिर परमानेंटली शिफ्ट कहाँ हुआ, मुंबई 1937 में। यहां तक सही है। इस एक्ट ने इसको सेंट्रल अथॉरिटी या मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री भी बनाया, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। अभी तक के पॉइंट क्लियर हुए। आरबीआई आ गया है भाई, आरबीआई नाम की एक चिड़िया आ चुकी है। अब आरबीआई नाम की चिड़िया को उड़ाने का वक्त है, जिसलिए हम समझ सके आरबीआई का काम क्या है। यहां तक कोई डाउट क्लियर है तो जल्दी यस सर बोलो। नितिन क्लियर क्लियर क्लियर, किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से बताओ। अब आरबीआई बना कैसे, आगे के स्ट्रक्चर में क्या होगा, तो उसके ऊपर भी बात कर लिया जाए। अरे भैया बताओ जल्दी, क्लियर, गुड। यासना मैम क्लियर, प्रीतम वाइकर क्लियर, मतलब आरबीआई आ चुका है, आरबीआई अब स्थापित हो चुका है।
फिर आगे के ऊपर बात करेंगे कि आरबीआई स्थापित होते वक्त क्या क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, फिर वो बैंकों के पास क्यों आज नहीं है और आगे क्या नहीं है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। 2 लोगों को क्लियर हुआ, बाकी लोग सो रहे हो क्या? हो तो 14 लोग, 15 हो गए, एक और देखने लगा कोई। एक आध लोग सोच रहे थे सर जब तक आरबीआई नहीं आएगा तब तक हम नहीं आएंगे, आरबीआई ले आओ पहले, हिस्ट्री तो बाद में देखेंगे। चलो भैया आरबीआई आ गया। अब आरबीआई के आने के बाद आरबीआई क्या था, कैसे आया था, और इसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, नोट्स तुम्हें मिल जाएंगी जब वापस कैरियर हब आओगे, नहीं तो पीडीएफ शेयर कर दूंगा इस चीजों के लिए। गुड, वेरी गुड, मतलब सबको क्लियर हो गया। अब आरबीआई को स्थापित करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी आपके पास क्या भाई, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको जरूरी होता है क्या, पेड अप कैपिटल। अब देखो पेड अप कैपिटल क्या है गुरुजी, पहले ये क्लियर करो, ये मैं तुम्हें पहले क्लियर करता हूँ कि पेड अप कैपिटल क्या। पेड अप कैपिटल ये है कि कल की डेट में आपकी कंपनी के बैकअप में इतना पैसा हमेशा है, इससे आपने कंपनी स्टार्ट की है, कल की डेट में कुछ कम ज्यादा भी होता है तो हम इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, जिसको टोटल कैपिटल भी हम मान सकते हैं, तो एक पार्ट होता है उस टोटल कैपिटल का। तो पेड अप कैपिटल मतलब आपने इसको शुरुआत किससे की है, कितना अमाउंट डाल के आपने इसको शुरू किया। तो आरबीआई सपोज करो कितने में शुरू हुआ होगा, तो ध्यान है कितने में शुरू हुआ होगा, कमेंट में बताओ कितने पे शुरू हुआ होगा आरबीआई। चलो नहीं ध्यान है, बताते हैं। आरबीआई की पेड अप कैपिटल थी उस समय 5 करोड़। बस गुरुजी 5 करोड़ में आरबीआई बन गया, तो बात भी हो रही है सन 35 की, है कि नहीं। एक आध तो मन में सोचेंगे 5 करोड़ में आरबीआई तो हम तो बना ही लेंगे, तो मन में ऐसा मत करो, ये सन 35 है। उसके बाद 500 करोड़ में प्राइवेट बैंक को इस्टेब्लिशमेंट के लिए अंदर लाया जा रहा है, 2012-14 की बात कर रहे हैं। तो ये 5 करोड़ 500 करोड़ के बराबर और 5000 करोड़ के बराबर भी हो सकता है। तो वापस चलते हैं मुद्दे की तरफ। 5 करोड़ में आपकी आरबीआई की स्थापना हुई, पर गुरुजी हुआ क्या, ये 5 करोड़ कैसे आए। दूसरी बात क्या, एक आदमी पहुंचा और अपने जेब से पैसा निकाला, ये लो 5 करोड़, और ऐसा है आरबीआई बना डालो। अब फिर वो अगले दिन पहुंच गया, ऐसा मेरा 5 करोड़ लौटाओ, अब आरबीआई को खत्म करो, बहुत हो गया, ये ऐसा काम नहीं चलेगा, है कि नहीं। तो अब आरबीआई खत्म करो, तो ऐसा काम नहीं होता भाई, यहाँ पे आपके बनते हैं शेयर। मतलब सर अगर आपके पास, आपको कल की डेट में ऐसा लगता है कि आपको हमारे साथ नहीं रहना है, आप अपने शेयर हमें ट्रांसफर करो, हम बदले में उसके जो आपकी उस समय की वैल्यूएशन होती है हम आपको पैसा दे देते हैं, आप हटो, आपकी जगह दूसरे को ले आएंगे। मतलब कहने के लिए क्या हुआ कि आज की डेट में ऐसा नहीं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, किसी एक आदमी के बिहाफ पे इस आरबीआई को सोचा गया होगा। तो उस समय सोचने के लिए क्या किए गए, इनके शेयर बनाए गए कि देखो ऐसी चीज है कि इसी शेयर के बिहाफ पे प्रॉफिट और लॉस भी आदमी लास्ट में डिवाइड करेंगे और सोचेंगे। तो ये जो शेयर बने ना उस समय 100-100 रुपए के बने, एक शेयर। एक आध तो सोच रहे होंगे कि सर 10 शेयर तो हम खरीद ही लेते, भाई आज का 100 रुपए नहीं है, 35 की बात कर रहे, तो 100 रुपए का एक शेयर बना। और ऐसे कितने शेयर बने, 5 लाख शेयर बने। और 5 लाख शेयर से आपके पास पेड अप कैपिटल कितनी इकट्ठा हुई, 5 करोड़। अब गुरुजी बता क्यों रहे, इसको क्या काम है, इसका कोई काम आता है क्या, इसका कोई काम नहीं आता, पर इसके जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है वो काम की। एक बैंक को स्थापित करने के लिए पहले पेड अप कैपिटल की जरूरत पड़ी, तो पेड अप कैपिटल कितना मिला उस समय, उसके लिए 5 करोड़। आरबीआई वाज स्टार्टेड विद द पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़। उसके पास जो शेयर इशू हुए थे 100-100 रुपए के शेयर इशू किए गए थे, ठीक है, कितने हुए थे, 5 लाख। लेकिन अब क्या हुआ, ये आरबीआई केवल बना था, आरबीआई केवल क्या था, बन के रखा था, बाकी कुछ नहीं था। मुद्दा क्या था सर जरा देखते हैं। यहां पे उस समय 4% शेयर केवल किसके हाथ में थे, गवर्नमेंट के हाथ में। केवल कितने % शेयर गवर्नमेंट के हाथ में थे, 4%। बाकी तो सारा पैसा किससे फंड करा रहे थे, उस समय भी हमारे पास कौन थे, या बाकी प्राइवेट प्लेयर्स जो कि 96% शेयर को होल्ड कर रहे थे उस समय। गवर्नमेंट के पास केवल कितने थे, 4%। तो केवल ये आरबीआई की स्थापना हुई है और कुछ ना हुआ अपने पास, आरबीआई बना भर है, बाकी तो ये वो है गंगाधर। शक्तिमान देखे हो ना, शक्तिमान मतलब एनर्जी, अभी तो बेचारा गंगाधर है, बन गया है 1935 में।
कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इसके बनने ना बनने से, काम चल रहा था, आजादी का माहौल था, अपने पास चल रहा था। तो अपने पास क्या हुआ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आरबीआई जो है स्टार्ट हुआ, पेड अप कैपिटल ऑफ 5 करोड़, और वो 5 करोड़ में केवल 4% का ही शेयर किसके पास था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो अभी अपने पास क्या हुआ, ये 4% का शेयर केवल यहाँ पे चल रहा है, तो आरबीआई के ऊपर क्या वर्कआउट है, कुछ भी वर्कआउट नहीं है, कोई कंट्रोल ही नहीं है। बैकेंड पे बैठने वाले यूरोपियन तो हमारा काय का कंट्रोल, हम कैसे अपनी मॉनेटरी के बारे में सोचेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे। तो अभी हम केवल आजादी की लड़ाई तक लड़ रहे हैं, हमारा जो मेन मोटो है लड़ाई के बाद का होगा, फिर वहां से हम आगे के ऊपर चलेंगे। तो जब हम आजाद होते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, 1949 में सबसे पहली चीज है 1949 में सोचते हैं कि सबसे पहले कंट्री के रिजर्व बैंक को ही आजाद किया, कंट्री के रिजर्व बैंक के ऊपर ही सबसे ज्यादा अपनी एंटिटी और हक बनाने की कोशिश किया जाता है। और 1949 में सबसे पहले नेशनलाइज किसको करते हैं, किसको करते हैं भाई, आरबीआई को। कब हुआ, 1949, कब, 1 जनवरी 1949 में आरबीआई नेशनलाइज हो जाता है। सर आरबीआई नेशनलाइज कैसे होता है जरा देखते हैं। आज ये 96% शेयर किसके पास है, यूरोपियन के पास। यूरोपियन ने शेयर को किसके नाम पे पहले ट्रांसफर किया, आरबीआई के नाम पे। किसके नाम पे ट्रांसफर किया, आरबीआई के नाम पे। यूरोपियन से ये आरबीआई के नाम से हो जाते, और फिर इसको इसने किसको ट्रांसफर कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो दैट्स व्हाई द रीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एंटिटी कौन है, आरबीआई। और यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होके रखा है कि अब इसके पास आरबीआई के जो टोटल शेयर हैं वो किसके पास है भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो अगर इसके टोटल शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है तो आरबीआई से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना भी पैसा मांग सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। जैसे अचानक से आप लोगों के मन में डाउट आता होगा, सर इतना पैसा मांग रहे हैं, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा। तो ये सारा काम है कि अब आरबीआई कहाँ से लाएगी, वो मैनेज करेगी। इन्फ्लेशन होगा, डिफ्लेशन होगा, ये हमारी आगे की कहानी पे चलेगा कि आगे कैसे कैसे ये पैसे मैनेज करते हैं। पर अभी हमारे पास क्या है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टोटल शेयर वैल्यू दे दी गई है, तो टोटल शेयर वैल्यू देने के बाद इससे एक प्रॉफिट वैल्यू जो मिल के आई है वो किसको मिल के आई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि वो कितना भी पैसा आरबीआई से ले सकती है। बदले में आरबीआई ने भी अपने हक में एक बात रखी है कि देखो अगर मुझे पूरे इकोनॉमी में कभी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन देखने को मिलता है तो मैं सबसे पहला काम ये करूंगी कि मैं कितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर सकती हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसके लिए तुम मुझे नहीं रोकोगे। तो दैट्स द इंपॉर्टेंट फेसेस हियर कि अभी हमने क्या कहा कि आरबीआई बन गया। आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ, 1 अप्रैल 1935। कहां पे, कोलकाता। शिफ्ट हुआ कहां पे, मुंबई। कब, 37। नेशनलाइज हुआ कब, 49। बनने के पीछे जो मेन कारण था वो कौन था, 1934 का एक्ट। 1934 का जो मेजर एक्ट था, उस एक्ट की वजह से बन के रखा है। अब जरा देखते हैं 1934 के एक्ट के बाद ये नेशनलाइज भी हो चुका है सारे शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो उस एक्ट में क्या था, मैंने तुमसे पहले ही कहा एक्ट में क्या होगा। तो उस एक्ट में इसकी पूरी गवर्निंग बॉडी थी। तो गवर्निंग बॉडी का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे कहा गया 5 करोड़ के साथ जब इसको बनाया गया 34 में, तो इसके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होंगे, एक कहा गया कि इसकी मेंबर बॉडी में कौन होंगे, गवर्नर। पहला कौन होगा, गवर्नर। अब सर गवर्नर का मतलब क्या होगा, जो कि गवर्न करेगा सारी पॉलिसीज, जो मेन काम हो रहा है किसी तरीके से कर रहे हैं कि चल रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये गवर्नर का काम होगा, उसको देखना। पूरी भी जो उस समय की जिम्मेदारी आरबीआई की इसके ऊपर होगा। तो कहा गया एक पहला गवर्नर होगा। अब मुद्दे की बात करते हैं सर, 1934 में बात करते हैं तो 96% शेयर होल्डर अगर यूरोपियन थे तो सीधी बात है पहला भी कोई कौन बना होगा, यूरोपियन ही बना होगा। अब हम जैसे ही दोस्तों के बीच में ये हुआ कि लो पैसा लेके आरबीआई खोल दो, फिर कहा गया ये सबसे सम्माननीय आदमी, सबसे सम्माननीय आदमी, तो इनको कौन बना दो, किसको बना दो, अपने हिसाब से तय किया। तो इन्होंने गवर्नर, पहला गवर्नर जो बनाया वो किसको बनाया, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है,
ये पहली चीजें अपने पास इन्होंने बना लिया कि ये पहला गवर्नर, बाद में कार्यकाल की बात करेंगे। अभी गवर्नर जो बनाए जाएंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए जाएंगे। आगे के बाद से ये सारी चीजें, ये प्रोसेस जो पहले आपस में डिस्कस करके बना लिए थे, तो डिस्कस करके नहीं बनेंगे भाई। सर ऑसबॉर्न स्मिथ अपने पास बन गए। अब ये पहले यूरोपियन थे। अगर आपसे कभी सवाल पूछा जाए हु इज द फर्स्ट गवर्नर, तो फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। अभी आगे की बात करते हैं, 34 के दशक पे चल रहा है। कहा गया एक गवर्नर के बाद आपके मेंबर्स बॉडी में जो दूसरे होंगे 4 डिप्टी गवर्नर। कितने डिप्टी गवर्नर? 4 डिप्टी गवर्नर। अब गुरुजी कहा गया 4 डिप्टी गवर्नर ना हुए तो कहा गया कोई दिक्कत नहीं, 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। किससे ज्यादा नहीं होने चाहिए? 4 से ज्यादा। हर वक्त 4 रहे जरूरी नहीं है। सर ऐसा भी होता है 4 से कम भी हो सकते हैं। अरे बिल्कुल हो सकते हैं, नहीं है उस समय कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आपके पास क्या गया, इस बॉडी में एक गवर्नर होंगे, 4 डिप्टी गवर्नर बाई मैक्स 4, 4 के ऊपर नहीं होंगे। अब इसके बाद अभी की डेट में आरबीआई एक नई पोस्ट लेके आ रही है जिसका नाम वो कह रही है कि एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होगा। एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होगा। इस चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का मतलब क्या होगा? इन्हीं डिप्टी गवर्नर में से किसी एक को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की तरफ से हम क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। और उस ईयर की या उस क्वार्टर की जिसकी भी जिम्मेदारी आपको दी गई है, उस समय का पूरा मार्केट का सिनेरियो आपको देखना है। ऐसा कंपनी प्रोफाइल की सीईओ बना दो, सीईओ बना दो, आप ही पूरी तरीके से मैनेज करोगे। तो ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो यहाँ पे चल रहा है, चीफ ऑफिशियल जो चल रहा है, उनके हिसाब से इनके पास वर्कआउट करने के लिए एक नई पोस्ट डाली जा रही है। ये हमारा पहला सिनेरियो हुआ कि एक गवर्नर हुए, 4 डिप्टी गवर्नर हुए। ठीक है। अब इसके बाद अपने पास क्या आता है? डायरेक्टर्स। देखो अब डायरेक्टर्स कहाँ कहाँ से आएंगे जरा देखते हैं। तो डायरेक्टर में पहले आते हैं 4 डायरेक्टर लोकल बोर्ड से। 4 डायरेक्टर लोकल बोर्ड मतलब आरबीआई के 4 ऑफिस जो निकल के आ रहे हैं उससे अपने पास 4 डायरेक्टर मिलेंगे। ठीक है कि नहीं? ये कौन से सर 4 ऑफिस हो गए? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आरबीआई के ऑफिस, तो 4 उसमें से हो गए। 2 डायरेक्टर आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आएंगे। 2 डायरेक्टर किससे आएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आएंगे। सर क्यों आएंगे? यहाँ से इसलिए आएंगे कि कल की डेट में अगर कुछ भी प्लस माइनस हो तो तुम जानते रहो। ऐसी कोई अनाउंसमेंट मत कर दो जिसकी वजह से बाद में हमें झेलना पड़े। भाई कुछ भी करोगे वहां पे बजट में आप क्या करते हो? बजट में आप जाके कहते हो कि 7 करोड़ रुपए देना है, 15 करोड़ रुपए देना है, 25 करोड़ रुपए देना है या 7,000 करोड़ देना, तो कहां से ये पैसा आएगा? आपके ही अकाउंट से आएगा ना। तो आप अपने अकाउंट के बारे में भी जानो और कितना मार्केट में इन्फ्लेशन है इसके ऊपर भी सोच के तब कुछ डिसाइड करो और तब कुछ काम करो। ठीक है। तो बेचारे 4 डायरेक्टर जो लोकल बोर्ड देखेंगे, 2 डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, और बाकी आपके जो 10 डायरेक्टर्स होते हैं डिफरेंट सेक्टर से। सर डिफरेंट सेक्टर से क्यों बनाए जाते हैं 10 डायरेक्टर? मतलब अब आपके पास सेक्टर क्या बनाया गया? टेलीकॉम को एक सेक्टर सपोज करो बना दिया गया। दूसरा सेक्टर किसको बना दिया गया? आईटी को बना दिया गया। चौथा सेक्टर किसको बना दिया गया? एग्रीकल्चर एक सेक्टर बना दिया गया। तो ये डायरेक्टर आप वहां से क्यों उठाते हो? इसके लिए क्योंकि हमारा एक कंसेप्ट होता है स्क्यू इन्फ्लेशन। स्क्यू इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि हमें बाहर से सब कुछ सही दिख रहा होता है पर अंदर से दर्द बहुत। मतलब गुरुजी समझ में नहीं आया। आज देखो दुनिया सब खुश है, महाराष्ट्र में हर कोई खुशी है। नहीं खुश है तो केवल हम और तुम, नहीं खुश है तो केवल हम और तुम। सर रीजन क्यों? तुम पैसा देने के बाद भी दूर बैठ के पढ़ रहे हो और हम पैसा लेने के बाद भी इस कंप्यूटर के सहारे पढ़ा रहे है कि नहीं? और इसके पीछे रीजन क्या है? कल शाम में एक आदमी, एक मेयर साहब हमारे आए और उन्होंने हमसे कह दिया कि भाई ऐसा 14 तारीख तक इंस्टीट्यूट बंद करो। तब इंस्टीट्यूट तो बंद हो गया, पर इंस्टीट्यूट बंद होने की वजह से इम्पैक्ट किसके तरफ आया? पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री पे आया। उनकी किसी भी तरीके की पॉलिसी का इम्पैक्ट किसके ऊपर आ रहा है? हमारे और आपके ऊपर। पर हमारे और आपकी तरफ जो इम्पैक्ट आया है क्या उससे बाहर किसी होटल या रेस्टोरेंट पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है क्या? पर उनकी गाइडलाइन से उनके तरफ इम्पैक्ट आएगा। पर बाकी जो आईटी वाले हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? उनकी गाइडलाइन से उनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो जरूरी नहीं कि हर सेक्टर जो है अपने पास बूम पे ही चले। कोई सेक्टर बूम पे होता है, कोई सेक्टर नीचे होता है। तो इनके बीच में क्या चल रहा है इनको भी ध्यान में रखने के लिए हर सेक्टर से एक डायरेक्टर बनाया जाता है कि हमारा सेक्टर जो है वो ऐसा है कि इसमें इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है,
इसके बारे में सोचो, तभी जाके आगे अपने पास आपकी इकोनॉमी ग्रोथ होगी। क्योंकि अभी हम देखेंगे कि आरबीआई का मेन काम क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब ग्रोथ कैसे कैसे करते, किसके ऊपर हम बात कर रहे होते हैं, ये चीजें अपने पास सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अब चलते हैं आरबीआई के, हमारा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। क्लियर इतना, कोई दिक्कत? क्लियर बोलो जल्दी जल्दी भाई, क्लियर बोलो। 5 करोड़, क्या बात है प्रीतम भाई करना है। क्लियर बोलो भाई, क्या क्या हो चुका तुम्हारे पास? आरबीआई आ चुका है, आरबीआई को काम वाम कराते हैं, रिवाइज भी मारते हैं, आरबीआई को काम भी कराते हैं, और फिर आगे चलते हैं। आरबीआई का काम कराना सबसे ज्यादा जरूरी है, आरबीआई नहीं काम करेगा। देखो केवल एक आदमी को क्लियर हो रहा है, 2 और भैया क्लियर क्लियर। क्लियर 11 लोग देख रहे हो बेचारे, 2 तो यहीं बैठे हो, बाकी लोगों को क्लियर हो गया। वापस चलते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं बैंकिंग हिस्ट्री में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें। पहली हिस्ट्री बताई जाए तो 1707, कॉपी में लिखते जाओ एक लाइन से पूरी की पूरी जो काम की बातें हैं तुम्हारी। ये कहानी केवल याद करने के लिए आपको बता दिए थे कि आप इस कहानी को सुनते रहो, समझते रहो, बाकी कुछ नहीं। हिस्ट्री का पहला इंपॉर्टेंट फेज क्या हुआ? 1707 बैंक ऑफ हिंदुस्तान फेल हो गया। एस्टेब्लिश तो हुआ बैंक ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन फेलियर की लिस्ट में माना जाता है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट आपके प्रेसिडेंसी बैंक। प्रेसिडेंसी एरिया कहां से कहां चलते हैं? नॉर्थ से साउथ चलते हैं। पहला प्रेसिडेंसी एरिया कौन सा? कोलकाता। दूसरा प्रेसिडेंसी एरिया ऊपर से नीचे आएगा, मन में तुरंत याद करो कौन सा? बॉम्बे, है कि नहीं। अभी मुंबई कहना। तीसरा नीचे जो चेन्नई कह रहे थे अभी, उसको क्या कहा जाता था? मद्रास। तो 3 प्रेसिडेंसी बैंक आते हैं, जिनको हमने कहा एसबीआई पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे कि यही एसबीआई प्रेसिडेंसी बैंक के साथ आपके साथ आगे क्या हुआ। प्रेसिडेंसी बैंक के बाद स्थापना हुई। तीनों प्रेसिडेंसी 18वीं सेंचुरी और 19वीं सेंचुरी के कुछ शुरुआत में स्थापित किए गए, और इनके सारे जो मेन मोटो था वो क्या था कि ये फंड्स कलेक्ट करते थे, ट्रेडिंग के लिए अपने काम करते थे, बाद में उसी फंड्स को इस्तेमाल भी करते थे, बैकएंड से यूरोप में भी अपने पास उस फंड को ट्रांसफर किया करते थे। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसके बाद के बारे में बात करते हैं। क्या हो गया कि यहां तक तो चलो सही है। अब हमारे पास क्या हुआ कि भारतीयों का भी बैंक हो, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ही बैंक ना चलाएं, मतलब यूरोपियन ही बैंक ना चलाएं। ये तमन्ना मन में जागी तो हम भारतीयों ने पहला बैंक खोलने की कोशिश की। पहला बैंक कौन सा आया? इलाहाबाद बैंक। वो इलाहाबाद बैंक कहाँ पे आया भाई? कोलकाता में। कोलकाता में आया। चलो सीधी बात है, क्या ये इलाहाबाद बैंक पूरी तरीकों से भारतीय बैंक था? नहीं था। पूरी तरीके से ये इलाहाबाद बैंक भारतीय बैंक था? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसकी जो पेडअप कैपिटल है, अभी हमने देखा आरबीआई की जो पेडअप कैपिटल है वो कैसे आई थी? शेयर बेच के। तो वैसे ही पहले भी हर बैंक खुलती थी तो एक पेडअप कैपिटल के साथ खुलती थी। तो वो पेडअप कैपिटल जो इलाहाबाद बैंक के लिए दी गई थी वो किसने किसने दिया था? इंडियन ने दिया था और साथ साथ यूरोपियन ने दिया था। दोनों ने मिला के पेडअप कैपिटल दी थी। तो हमारा आउटपुट क्या निकल के आता है कि उसको सबसे पहला इंडिया का ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक एक्सचेंज बैंक कहा जाता है, कि जो ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक एक्सचेंज बैंक है। फिर आगे की तरफ बात करते हैं। हमारे पास पहला भारतीय बैंक कौन सा चल रहा है? पंजाब नेशनल बैंक। अब उसकी स्थापना होती है कि नहीं? पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक, ये स्थापित हो चुका है। अभी इसके साथ साथ क्या हो रहा है? बीच में कभी आपसे पूछा जाए आरबीआई की स्थापना करना क्यों जरूरी था? आरबीआई की स्थापना करना क्यों जरूरी था? उसके पीछे रीजन क्या है कि बैंकिंग इंडस्ट्री विदाउट आरबीआई गाइडलाइंस के बगैर जब तक चल रही थी तो उसके ऊपर लोगों का फेथ भी नहीं बन रहा था। क्यों? क्योंकि बैंक कब फेल कर जा रही थी पता ही नहीं चल रहा था। बैंक केवल और केवल प्रॉफिट कमाने के चलते थे। प्रॉफिट कैसे कमाती भाई? आपसे पैसा लेती थी और आपका पैसा ऐसी जगह जाके इन्वेस्ट करती थी जहां से रिटर्न आए ना आए पता ही नहीं चलता था। आज की डेट में भी अपने साथ यही है, जिसके ऊपर आप मेजर प्रॉब्लम करते हो। हमारी आधी से ज्यादा बैंक प्राइवेटाइज हो रही है, मर्ज हो रही है, ये चीजें जो चल रही है, इनके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इन्होंने जो पैसे घुमाए थे वो पैसे रिटर्न नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं रिस्क वैल्यूएशन पे चल रहा है, इसके साथ रिस्क वेटेज एसेट। तो ये हमारे बेसल्स के नाम में हम जरूर देखेंगे इसको लिए। तो आपके पैसे रिटर्न नहीं आ रहे थे, वो पैसे जहां वो इन्वेस्ट कर रहे थे वहां से रिटर्न नहीं आ रहे थे, तो वो फेल हो जा रहे थे। अब वो फेल हो गए तो अब आपके पास नॉर्मल सी चीज है, उस समय कौन उनके ऊपर एक्शन लेने वाला था? कैसे एक्शन लेने वाला था? तो कोई काम नहीं चलने वाला था, ठीक है कि नहीं। अब आगे की तरफ चलते हैं कि भाई अब इसके बाद क्या हुआ। 26 में एक कमीशन बना, कमीशन का नाम था हिल्टन यंग कमीशन।
कमीशन की एक रिपोर्ट आई बैंकिंग के ऊपर, और साथ साथ जो और भी चीजें बैंकिंग इंडस्ट्री को फेल कर रही थी या बाकी इंडस्ट्रीज को फेल कर रही थी उसके चीजों के ऊपर, तो वो रिपोर्ट जो आई 27 में खत्म हो गई। 27 में खत्म होने के बाद फिर से बैंक के फेलियर्स आगे देखने को मिली जो शुरू में देखने को मिल रही थी। तो आनंद फानंद में 33 में एक कमेटी बनाई गई। 33 की कमेटी की वजह से आरबीआई की स्थापना के बारे में सोचा गया। उस सोचने के लिए वो जो कमेटी बनाई गई उसको कहा गया बैंकिंग इन्वेस्टिगेशन कमेटी। बैंकिंग के ऊपर इन्वेस्टिगेट करो, प्रॉब्लम क्या क्या चल रही है। 33 की कमेटी के बिहार पे जब 34 में आपके सामने रिपोर्ट आई, 34 में आपकी रिपोर्ट करो, 34 में एक्ट आया। एक्ट का मतलब क्या हुआ, आरबीआई क्या काम करेगा, आरबीआई की गवर्निंग बॉडी में कौन कौन होंगे और आरबीआई का इनपुट आउटपुट क्या होगा, या उसको कैसे स्टार्ट किया जा रहा है, कितनी पेड अप कैपिटल डाली जा रही है, ये सारा कुछ आरबीआई एक्ट में मेंशन करके 1935 में आरबीआई को ला दिया गया। अब 1935 में जब आरबीआई हमारे सामने आ गया है तो आरबीआई बन गया है भाई, आरबीआई स्टैब्लिश हो चुका है। और आरबीआई भी कहाँ स्टैब्लिश होगा, कोलकाता में। पर हमने क्या कहा कि जीवन आगे जीना है तो शिफ्ट भी होगा, तो आरबीआई कोलकाता में बना जरूर था, स्टैब्लिश जरूर किया गया। तब कहाँ पे आ गया है, मुंबई में आ गया है, ठीक है कि नहीं, 1937 में। पर आज की डेट में भी ये जो बैंक था ये टोटली नेशनलाइज तो था नहीं, टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो था नहीं, क्योंकि जो 5 करोड़ रुपए लगे थे उसमें 96% शेयर किसके थे, यूरोपियन के थे। तो कहा गया ये पूरा भारत सरकार का बनाया जाए। तो पूरी भारत सरकार को बनाने के लिए 49 में सारे शेयर पहले वहां से उठा के आरबीआई के नाम पे रखे गए, आरबीआई को ट्रांसफर किए गए, और वहां से आरबीआई को ट्रांसफर करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर किए गए। तो अब आरबीआई नेशनलाइज हो चुका है, आरबीआई का एक एक्ट बन चुका है, आरबीआई के एक्ट के हिसाब से वहां ज्वाइनिंग हो चुकी है, और वहां पे एक गवर्नर हो गए हैं, 4 डिप्टी गवर्नर हो गए, बाकी आपके डायरेक्टर्स हो गए। डायरेक्टर में 2 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आ चुके हैं, 4 लोकल बोर्ड से आ चुके हैं, और 10 डायरेक्टर अलग अलग सेक्टर से आ चुके हैं। ये हुआ अभी तक का आरबीआई। अब आगे की बात करते हैं कि आरबीआई को काम क्या करने के लिए दिया गया। तो देखो सबसे पहले अब आपके पास दिमाग में हिस्ट्री खत्म, अब चलते हैं जीवन के सत्य की तरफ। सर सत्य भी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, जानते रहो, नहीं जानोगे तो कैसे काम चलेगा। पहले के जमाने में चलता था बार्टर सिस्टम। कैसा चलता था सर, बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, बार्टर सिस्टम का मतलब होता है क्वांटिटी का क्वांटिटी से रिप्लेसमेंट, क्वांटिटी का क्वांटिटी से रिप्लेसमेंट। क्वांटिटी 1 इज रिप्लेस विद क्वांटिटी 2 फॉर द मोड ऑफ परचेस या सेल। कभी भी आपको परचेस करना हो या सेल करना हो, या हम कह सकते हैं ट्रांजैक्शन करना हो, तब के जमाने में। सर हमारे साथ हुआ है, बिल्कुल हुआ। देखो गांव वगैरह में जब आप कभी छोटे रहे होगे, बहुत छोटे के समय में आपकी बात कर रहे हैं, तब के तरफ हम बात कर रहे हैं, तो जो गांव से बिलोंग करते होंगे ना लड़के, तो उनके घर में उनके माँ के पास कभी ज्यादा पैसे नहीं रहते। क्यों, क्योंकि किसान जो है वो खेती खत्म होती थी तो पहले उसको पैसा मिलता था, और वो जो पैसा मिलता था सबसे पहले वो लाला जी को जाके अपना पैसा लौटा के आता था, और फिर उसके बाद जो बची हुई पूंजी होती थी उसको थोड़ा बहुत अपने पास रखता था, थोड़ा बहुत आगे भविष्य के लिए किसके पास जमा करता था, बैंक के पास जमा करता था। यही भारतीय कृषि वर्ष। लेकिन एक किसान के घर में ना कभी कोई भूखा नहीं मरता। तुम किसी के घर पे भी उठा लो, बड़े लोगों के घर में इंसान भूखे मर सकते हैं। मतलब कहने के लिए क्या हुआ कि आप किसी बड़े घर के में जाएं तो हो सकता है उनके फ्रिज में आटा दाल या चावल खत्म हो चुका हो, लेकिन एक किसान के घर में आप कभी भूखे नहीं मरोगे। क्यों, क्योंकि उनके यहाँ इतना अनाज होगा कि आप जैसे 2-4 लोग और चले जाओ तो भी कोई फर्क नहीं, वो आपको आसानी से दाल चावल खिलाएंगे। पिज्जा बर्गर खिलाएं ना खिलाएं, दाल चावल जरूर मिलता है। तो जब बचपन में कभी एक गाँव में एक आइसक्रीम वाला जाता था, आइसक्रीम भी कैसी होती थी, एकदम वो नॉर्मल सी दूध वाली होती थी। दूध का भी क्या होता था, केवल नारियल पानी में लपेट के दिया होता था, सफेद रंग की डंडी होती। तो वो आइसक्रीम खरीदने के लिए उस घर में किसी के पास पैसे नहीं होते थे, क्योंकि उस समय आदमी सारे काम पे जा चुके होते, पर भी फिर भी लड़के वहां खाते थे। कैसे, उस आइसक्रीम के बदले में वहां पे या तो धान दिया जाता था या गेहूं, जो भी आपके पास उस समय फसल चल रही होती। तो आपने क्या किया, क्वांटिटी 1 आपके सामने क्या थी, आइसक्रीम, और दूसरा आपके सामने क्या था, अनाज था। अब आपने क्या किया, इस आइसक्रीम को लिया और बदले में क्या दे दिया, अनाज दे दिया। क्यों हो गया, आपका ट्रांजैक्शन हो गया। क्या हो गया आपके सामने, ट्रांजैक्शन। तो मुद्दा यह है कि यहाँ कोई करेंसी इस्तेमाल नहीं की गई। जैसे आज की डेट में सपोज करो सुबह सुबह तुम्हारा मन करता है सो के उठते ही चाय पीने का, तो वे सुबह सो के उठते क्या मन करता है कि भाई हम चाय पिए, तो आपका चाय पीने का मन करता है, तो आप क्या करते हो,
जाते हो और वहां ये नहीं कहते मेरी कॉपी रख लो, खत्म हो गई इसका काम, और चाय दे दो। जैसे अभी आपके पास क्या, आप इस नोट में पढ़े, कल की डेट में मूड खराब हो जाए, अब ये कॉपी बेच दे, तो अब इस कॉपी को बदले में आपको भी क्या नहीं मिलता, चाय नहीं मिलती। तो बार्टर सिस्टम नहीं चलता। आप सुबह सुबह अपने जेब से एक करेंसी दोगे और उसके बदले में आपको क्या मिलेगी, चाय मिलने वाली है, मिलने वाली है ना सबको। तो अब वापस बात करते हैं, पहली डेट में ये सिस्टम चलता था कि एक क्वांटिटी के रिप्लेसमेंट में दूसरी क्वांटिटी ले लो। अब इसके कॉन्स और प्रॉस देखते हैं। कॉन्स और प्रॉस का मतलब क्या हुआ गुरुजी, जरा बात करते हैं। तो कॉन्स का मतलब पॉजिटिव, कॉन्स का मतलब उसका ड्रॉबैक क्या है, प्रॉस का मतलब उसके अंदर पॉजिटिव क्या क्या चीजें निकल के आई हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखो पॉजिटिव केवल एक चीज था, बाकी कुछ नहीं था। पॉजिटिव क्या था, इजी मैकेनिज्म, कोई करेंसी का लफड़ा ही नहीं। मोदी जी खड़े होकर कभी कह भी नहीं पाएंगे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों आज से 500 और 1000 की नोट बंद, काहे कि हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो क्या मतलब है, हमें आलू खरीदना है, आलू के बदले टमाटर देना है, मुद्दा खत्म, फॉरेन एक्सचेंज खत्म, डिपॉजिट खत्म, सारा सिस्टम खत्म हो गया। जो हमारे पास है वो तुमको देंगे, जो तुम्हारे पास है वो हमारे पास रहेंगे, बाकी एक्स्ट्रा लफड़ा खत्म। गुरुजी क्यों लफड़ा खत्म, अब अकाउंट में पैसा हो ना हो, ब्लैक है व्हाइट है मतलब नहीं है, जब तक है तब तक धन है, नहीं है तो खत्म हो गया। अब गुरुजी इसका नुकसान, नुकसान ये है इसका कि बार्टर सिस्टम में वैल्यूएशन कैसे करोगे। एक इंसान, हर एक इंसान अपनी वैल्यू को ऊपर की तरफ बात करता है। मतलब सपोज करो एक राजा है, तो राजा जब निकलेंगे तो असरफी लेके निकलेंगे। राजा बीच रास्ते में पहुंचे, बीच रास्ते में जब वो पहुंचे तो उनके पास ये हुआ मुद्दा कि चाय पीने का मन हो गया, तो एक चाय पीने के बदले में उन्होंने अपनी एक असरफी दे दी सोने की, ले लो। अब वो क्या करेगा, रिटर्न कैसे करेगा चाय के बाद का पैसा, तो क्या कहेगा, ये असरफी का जो हल्का सा हिस्सा है ना, इसको तोड़ के हमें दे दो। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी आप कैसे कर सकते हो। आपके आलू का भाव टमाटर के भाव के बराबर होगा, या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा, तो वैल्यूएशन कैसे करोगे, कैसे इनपुट निकालोगे। तो सबसे पहली ड्रॉबैक आपके पास बार्टर सिस्टम के लिए क्या है कि आप यहाँ पे ये जो रिटर्न वाला सिनेरियो है या वैल्यूएशन वाला सिनेरियो है, ये कभी नहीं कर सकते। मतलब सर अगर आपने सामने वाले को सोने की असरफी दे दी, तो उस सोने की असरफी के बदले में वो राजा जी को चाहे तो 1 महीना चाय पिलाए, तब राजा जी वहां 1 महीना थोड़ी नहीं बैठेंगे चाय पीने के लिए। तो ये मुद्दा क्या हुआ, रिटर्न भी नहीं कर सकते क्योंकि इतना पैसा नहीं है, और साथ साथ उसमें से पैसा काट भी नहीं सकते, एक सोने की असरफी में से कैसे काटेंगे। तो ये इसका क्या हुआ, अपने पास निगेटिव पॉइंट चल रहा है। दूसरा निगेटिव पॉइंट क्या है, डीवैल्यूएशन इसमें सबसे ज्यादा। डीवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसी चीज जो आपके सल्तनत में चलती हो वो हमारे सल्तनत में चले, ये जरूरी नहीं। मुद्दा सर ये शुरू की बात बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, हम यहाँ पे बात करते हैं किस चीजों के लिए, महाराष्ट्र में बैठ के सबसे ज्यादा हमें जो पसंद है खाने में वो क्या है, नॉनवेज खाने में पसंद है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में जब कोई बात करता है तो वहाँ वेज सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, नॉनवेज है पर उतना ज्यादा पसंद नहीं करते लोग। वहां पे नॉर्थ ईस्ट जो आप ये पनीर शनीर खाते हो सब उधर के बारे में ट्रांजेक्शन। वैसे जैसे ऊपर कोलकाता की तरफ पहुंचोगे तो उधर नॉनवेज में लोग फिश खाना ज्यादा पसंद करते हैं, इधर बेचारे फिश खाना कम पसंद करते हैं। तो क्या हुआ, आप ट्रांजेक्शन आप कैसे करोगे, आलू का ट्रांजेक्शन बकरी से कैसे करोगे। सपोज करो बकरी से नहीं करते तो एक फिश से करते हैं, तो कई आलू दोगे तो उतने आलू के बदले में आपके पास क्या मिले, फिश मिले। या अब आप आलू लेके जैसे कोलकाता में पहुंचे तो कोलकाता वाले ने कह दिया आलू नहीं चाहिए हम तो फिश खाते हैं। या फिश लेके आप जैसे ही पहुंचे यूपी में तो तुरंत उन्होंने कह दिया भाई फिश तो देखते ही नहीं है तो आलू तो नहीं देने वाले, तो उसको आलू चाहिए। तो मतलब क्या होगा, ट्रांजेक्शन होगा, ये जरूरी नहीं था। या ट्रांजेक्शन होगा, अच्छा ठीक है रख दो उसको, हम कभी पालेंगे सोचेंगे, पर कोई उतनी वैल्यूएशन जितनी आपको चाहिए उतनी वैल्यूएशन नहीं दी जाएगी। ये बार्टर सिस्टम का एक कॉन्स हो गया, निगेटिव पॉइंट है अपने पास। निगेटिव पॉइंट क्यों है, जैसे अब मैं और आप अपने बीच में एक डील बना लिए हैं कि भाई एक नॉर्मल चीज है, हमें आपको पढ़ाना है, आपको हमें देना, एक वैल्यूएशन आप मुझे पे कर रहे हो। वो वैल्यूएशन मैं आपसे कैसे लेता, इन द टर्म्स ऑफ मनी ले रहा हूँ। या दूसरी बात आपने कह दिया हो तो गुरुजी आज आप ज्ञान दो कल हम आपको देंगे, तो हम काहे लेंगे भाई तुम्हारा ज्ञान, पैसा तो वो ज्यादा जरूरी है। वो सामने वाले इनपुट की तरफ से क्या हुआ कि कोई चेंजेस नहीं आए, जो आपको देना है आपने हमें दे दिया, जो हमें आपको देना है हमने आपको दे दिया, हमारे बीच में एक प्रॉपर एक्सचेंज हो गया जो कि यहाँ नहीं होता था। डीवैल्यूएशन का दूसरा मतलब तुम्हें बता रहे, एक सल्तनत पकड़ लो, सपोज करो
ये बाउंड्री रीजन 1 हो गया और ये बाउंड्री रीजन 2 हो गया। ये बाउंड्री रीजन हो गया इंडिया, ये बेचारा हो गया हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, बरोबर है कि नहीं। अब आप इंडिया का रुपीस लेके जब तक आप इसके रीजन में नाचते रहोगे, पूरा मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं तो पूरा वचन अदा करता है, 100 रुपए मतलब 100 रुपए। जैसे ही तुम ये बॉर्डर के इधर आओगे ना, तुरंत ही 100 रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपको इसको किस करेंसी में चेंज कराना पड़ेगा, यहाँ चेंज कराना पड़ेगा पाकिस्तानी करेंसी में, तो आपके पास फिर से दिक्कत आ रही कि नहीं। पर वैसा ही अगर सिस्टम इंडिया के अंदर हो गया होता तो मतलब ये बेचारा हमारा भारतवर्ष हो गया और भारतवर्ष के हमारे हमने मल्टीपल रीजन कर दिए और हर रीजन वाले ने कहा होता ये हमारी नोट है, ये हमारी नोट है, ये हमारी नोट है, ये हमारी है, ये हमारी है। तो अब पता लगा तुम यूपी से ट्रेन में बैठे थे आप यूपी की करेंसी लेके, जैसे ही एमपी में गए तो बड़ा पाव मिलना बंद हो गया। भाई एमपी में पहुंचते मानी क्या हुआ, यहाँ की करेंसी वहां की करेंसी, मतलब ट्रेन के अंदर एक्सचेंज करो। वहां से आगे महाराष्ट्र आते तो फिर से दिक्कत होती। तो अपने पास क्या होता, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त भी कौन सी करेंसी लेते। तो पहला एक सिस्टम ये हुआ कि ये बार्टर सिस्टम को रिप्लेस करना सबसे ज्यादा जरूरी था और कहा गया एक ही टाइप की करेंसी इशू होगी पूरे एक रीजन के लिए। तो आरबीआई को पहला फंक्शन ये परफॉर्म करने के लिए दिया गया कि आरबीआई हैज द सोल राइट टू इशू करेंसी ऑफ ऑल डिनोमिनेशन। आरबीआई को होल राइट दिया गया कि अब आरबीआई ही प्रिंट करेगा सारे टाइप की करेंसी, हर डिनोमिनेशन की, चाहे जितने की भी हो, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, केवल 1 रुपए की नोट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करेगा। ठीक है, तो आरबीआई का जो पहला फंक्शन उन्होंने बना के दिया वो क्या दिया, आरबीआई हैज द सोल राइट टू इशू ऑल टाइप ऑफ नोट। इशू किया जाएगा हर एक टाइप की नोट को या हर एक टाइप की करेंसी को कौन इशू करेगा, आरबीआई इशू करेगा। ठीक है, और केवल इशू ही नहीं करेगा, सर्कुलेट भी वही करेगा और डिस्ट्रॉय भी वही करेगा। देखो एक सीधी बात है, अगर मैं प्रोड्यूसर हूं तो मुझे ही डिस्ट्रॉयर बनना पड़ेगा और मुझे ही सर्कुलेटर बनना पड़ेगा। अब जैसे आपने सर ये चीजें कभी देखी है, तुमने सबने देखी है, मोदी जी ने नोट बंद की तो वो जो 500 और 1000 की नोट थी वो कहाँ है, बैंक के लॉकर में रखी है। उसको ले जाके कहाँ गई होगी, आरबीआई के पास। और जब आरबीआई के पास पहुंची होगी तो आरबीआई सजा के तो रखा नहीं होगा, कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय किया होगा, या तो उसको अपने पास स्टोर करेगा, और नहीं स्टोर करेगा तो अपने पास क्या होगा, बुलाएगा और मोदी जी बैठते हैं, 2-3 लोग गवर्नर लोग मिले और उसमें आग लगाएंगे और आग तापेंगे भाई, 500 और 1000 और क्या कर सकते हैं। तो वो जो डिस्ट्रॉयर है, या अब उस करेंसी को जो सर्कुलेट कराया जा रहा था, सर्कुलेट कराने का मतलब क्या हुआ, अपने पास करेंसी प्रिंट हुआ, के पास काहे नहीं गाड़ी रुकती थी, आओ और दूध के पैकेट की तरह लेके जाओ, पुरानी लाओ नई ले जाओ, ऐसा थोड़ी नहीं। आरबीआई ने बैंकिंग के थ्रू क्या कराया, सर्कुलेट कराया। तो अब अपने पास क्या है, आरबीआई का पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन, और आरबीआई के पास पूरी सोल राइट दे दी गई। किसकी सोल राइट दे दी गई, इशू करने की, करेंसी तुम ही इशू करोगे, केवल एक चीजें नहीं कर सकते, कौन सी, 1 रुपए की नोट, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेगा। तुम इशू भी तुम ही करोगे, डिस्ट्रॉय भी तुम ही करोगे और सर्कुलेट भी तुम ही करोगे। अब आगे बात करते हैं कि आगे क्या चल रहा है। अब ये हुआ कि आरबीआई को अगर ये छूट दे दी गई तो गुरुजी आरबीआई फिर कितनी भी नोट छाप के हमें बांट क्यों नहीं देता। अब इसके ऊपर भी एक आगे पूरा मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम होगा कि काहे नहीं ज्यादा छापता, कैसे नहीं छापता। लेकिन अभी आपके पास मेजर क्वेश्चन क्या है कि आरबीआई जो है 1965 के पहले जब नोट छापी जाती थी तो वो प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम के पास चलती थी। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम का मतलब जितना बैकअप में आपके गोल्ड है उतनी ही नोट आप छाप सकते थे 1965 के पहले। 65 के बाद आपके पास मिनिमम रिजर्व सिस्टम आ गया कि आप अपने पास 200 करोड़ रुपए रखो और 200 करोड़ के बिहाफ पे आप जितनी नोट छापना चाहो उतना छाप लो। सर तो अपनी नोट छाप के रखो, नहीं, 200 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन कैसे रखोगे, 200 करोड़ की वैल्यूएशन जिसमें आपके पास मिनिमम 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटीज होनी चाहिए। 115 करोड़ का क्या होना चाहिए भाई, गोल्ड अपने पास बैकअप में आरबीआई रख ले, 85 करोड़ की अपने सामने वो फॉरेन सिक्योरिटीज रख ले। इन दोनों के वर्कआउट से टोटल 200 करोड़ रख ले, बैकअप में जितनी करेंसी छापनी है छाप दे, पर ध्यान रखें इन्फ्लेशन पे कंट्रोल कर सके। नहीं करेगी तो करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाएगी। $1 के रिस्पेक्ट में एक आज वैसे भी इतना कम चल रहा है, बाद में क्या चलेंगे भगवान है मालिक है। तो उतना ही छापो जितना मार्केट से निकाल सको या मार्केट में डाल सको। ये भी कहा गया
तो हमने पहली चीजें देखी, पहली चीजें हमने क्या देखी, आरबीआई हैज द सोल राइट, आरबीआई के पास सोल राइट दिया गया किस चीजों के लिए, टोटली करेंसी इशू करने के लिए। कौन सी करेंसी नहीं इशू करेगा, सिर्फ 1 रुपए की नहीं करेगा, बाकी उसके अलावा केवल इशू ही करेगा कि और भी कुछ करेगा, उसके अलावा क्या करेगा भाई, ये सर्कुलेट भी यही करेगा, डिस्ट्रॉय भी यही करेगा। कितनी करेंसी छाप सकता है, कितनी भी छाप सकता है, किस डिनोमिनेशन में छाप सकता है, किसी भी डिनोमिनेशन में छाप सकता है। अब कुछ लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, आरबीआई सर 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए ऐसी ही नोट क्यों छापता? देखो इसलिए ऐसी छापता है कि कोई भी वैल्यू इससे सम करके बनाई जा सकती। ये मैथ वालों के दिमाग के बारे में सोचो। सपोज करो जैसे अपने पास अब आरबीआई 6 रुपए की नोट छाप दिया, 7 रुपए की नोट छाप दिया, तो कितनी नोट लेके चलोगे, कितने टाइप के ट्रांजेक्शन करते हुए बैठोगे? पर अगर आपके पास आप ये सोचो कि किसी भी वैल्यू के सम से कैसा भी आउटपुट निकल सकता, तो बिल्कुल निकल सकता। 1 + 2 = 3 मिल जाते हैं, है कि नहीं? अब 5 और 2 7 और 1 8 हो जाते हैं। ये जो इन्होंने नोट का सिस्टम देखो, इन सब के समेशन से आपके पास कोई एक ऐसी वैल्यू नहीं बचती जिससे आपके पास आप किसी भी डिनोमिनेशन को पे ना कर पाओ। मतलब गुरुजी 1 2 की इन्होंने छापी दी, 1 2 और 1 1 मिला लोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। पर ये 1 और 2 हटा देते तो जब वो सीधे 3 रुपए का एक सिक्का छापते, सपोज करो सीधे 3 रुपए का एक सिक्का छापेंगे और आपको कभी 52 रुपए पेमेंट देनी हुई, 52 रुपीज देनी हुई, तो आप कैसे दोगे 52? ये एडिशन वैल्यू भी इनके दिमाग में प्रायोरिटी होती कि 1 और 2 दोनों मिला के 3 हो गए। फिर साथ साथ आपको 4 बनाने हैं तो 2 2 बना सकते हो या 4 1 बना सकते हो। 5 के साथ जुड़ गए तो 5 में अब यही करेंसी जोड़ोगे, 5 में 1 जुड़ा 6, 5 में 2 जोड़ोगे 7, 3 जोड़ दिए 8, 4 जोड़ दिए 9, तो आप किसी भी करेंसी को पे कर सकते हो। तो ये ऐसी चीजें बनाते हैं कि 10, फिर उसके बाद कहे थोड़ा और बड़ा होने के लिए 20, फिर कहे और बड़ा होना है तो 50 के टर्म में चलने लगे, थोड़ा और बड़ा होना है तो 100 के टर्म में मल्टीपल कर दिया, और बड़ा होना है तो और आगे गए, और फिर अब तो इतना बड़ा हो गए कि सोचने की बात ही नहीं है, पैसे ही छोटे लगने लगा। 2000 के टर्म में चलो, पहले 10-12 हजार रुपए लेने में 100-100 रुपए की नोट होती थी तो इतनी मोटी गड्डी बनती थी, अब तो 5 नोट होती, मतलब जेब में 10,000 लिए हो, वैल्यू ये नहीं पता चल रही है कि नहीं? तो वो इसी तरीके से मल्टीपल की वैल्यू बढ़ानी है, ठीक है। तब आपके पास देखते हैं आरबीआई के पास सोल राइट है किसी भी तरीके की करेंसी को इशू करने का, किसी भी डिनोमिनेशन की इशू कर सकती है, ठीक है कि नहीं? अप टू 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए तक की नोट इशू कर सकती है। पर जितनी बड़ी नोट उतना बड़ा बवाल। किस चीजों का बवाल? रिटर्न का, वही बार्टर वाला बवाल होगा फिर से। अब 10,000 की नोट लेके चल रहे हो, चाय पीने जा रहे हो, कभी ना मिलेगी चाय, वो पहले कह देगा ठेला ले जाओ प्रभु, नोट दे जाओ, ठेला ले जाओ। तो बड़ी नोट के साथ प्रॉब्लम है, इसीलिए छोटी नोट को ही सर्कुलेट कराया जाता है। अभी की डेट में वो नोट के ऊपर कम बात करें, डिजिटल करेंसी के ऊपर ज्यादा बात करें, इसलिए भीम यूपीआई इन सबको प्रमोट भी किया गया। तो अभी तो हम पहले की बात कर रहे हैं, वहीं पे चलते हैं। तो आरबीआई के पास सोल राइट है, किस चीज का सोल राइट है? इशू करने का करेंसी। आरबीआई के पास सोल राइट है किस चीजों का? इशू करने का करेंसी, ठीक है कि नहीं? किसके बेसिस पे? मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम अभी कितना है? 200 करोड़। 200 करोड़ में क्या हुआ? 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ का फॉरेन सिक्योरिटी। बस इतना ही आज के लिए बहुत है। कल आरबीआई के सारे फंक्शन करेंगे। थैंक यू वेरी मच क्लास। अभी तक में कुछ डाउट हो तो जल्दी पूछो, अदरवाइज क्लियर हुआ तो हाँ बोलो जल्दी से। क्लियर क्लियर बताओ भाई, क्लियर क्लियर क्लियर। थैंक यू बोले और चलें, थैंक यू बोले और चलें। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब बड़ा सीधा सा है ना, थैंक यू नहीं बताएंगे तो फिर कैसे काम करें चलेंगे? फिर से मुलाकात होनी है। क्लियर नहीं हुआ अभी? क्लियर क्लियर सर। आरबीआई आ चुका है, आरबीआई का एक काम भी होने लगा है, आगे हम और भी आगे बात करेंगे। चलिए सभी को क्लियर हो चुका है। चलिए थैंक यू वेरी मच क्लास। फिर मुलाकात करेंगे कल सुबह दूसरे टॉपिक के साथ, दूसरे सब्जेक्ट के साथ। यहाँ से मैं